जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम उड़ान डेयर टू ड्रीम। आज शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उड़ान कैसी है, जानेंगे। हमारे साथ में कार्यक्रम के खास मेहमान विशिष्ट अतिथि मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद हैं। इस मंच पर उनसे बातचीत करेंगे, तो मैं जोरदार तालियों से और आग्रह के साथ उन्हें आमंत्रित करूंगी मंच पर मंत्री इंदर सिंह परमार। साथ ही मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी और अनुरोध है उनसे कि वे मंत्री इंदर सिंह परमार जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। तो आज बात होने वाली है मध्य प्रदेश में शिक्षा की, साथ ही शाजापुर में किस तरीके से विकास की नींव रखी गई और आज पूरे मध्य प्रदेश का में मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं मंत्री इंदर सिंह परमार। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मेरे सहयोगी दिव्यांश शर्मा को। दिव्यांश, आइए आप। और शाजापुर जिला, जहां सीएम राइज स्कूल की शुरुआत हो या और भी तरक्की के सोपान हो, इसके अलावा क्या नीति है मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की, बातचीत करेंगे। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया तृप्ति, और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे ज्वाइन करें। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। सबसे पहला सवाल मेरा इस बात से जुड़ा हुआ है कि हर सरकार, हर मंत्रालय ये चाहता है कि वो ऐसे फैसले ले जो मील का पत्थर साबित हो। आपके इस कार्यकाल में वो कौन सा फैसला है जिसे आप मील का पत्थर मानते हैं और भविष्य के लिहाज से विकास की कार्य योजना मानते हैं? देखिए, यदि सरकार के नाते इस 1 साल के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो मुझे लगता है कि 2 बड़े फैसले हुए, जिसमें सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी की सुविधा गांव-गांव तक कैसे हो जाए, उसके लिए हमने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्वप्न था कि नदी जोड़ो अभियान का, उसका हमने केन बेतवा का जो प्रारंभ किया है। बहुत बुंदेलखंड के बहुत बड़े एरिया को सिंचाई का लाभ मिलेगा और जो सूखे की स्थिति बनती थी उसका एक स्थायी समाधान होगा। दूसरा, राजस्थान के साथ हमारे बहुत लंबे समय से जो अटका समझौता था उसको किया है और हमने पार्वती, काली सिंध और चंबल की लिंक जो परियोजना है उसको स्वीकृति दी है। इसमें भी लगभग 11 जिले के किसानों को बहुत कृषि के लिए पानी उपलब्ध होने वाला है। ये कृषि की दृष्टि से बड़ा फैसला एक ही है। दूसरा बड़ा फैसला ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार अलग अलग जाकर के इंडस्ट्री का एनक्लेव कर रहे हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आ रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश के दृश्य को बदलेंगे और बहुत रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलने वाले हैं। तीसरा, शिक्षा में जो बदलाव करने का काम, वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की दृष्टि से हर जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की जो स्थापना की बना रहे हैं, वो आने वाले समय में एक नया शैक्षणिक वातावरण बनाएगा और हमारे विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस होगा। सभी प्रकार की हम वहाँ अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे और एक अच्छा माहौल रहेगा। विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाओं के साथ शिक्षा सरकारी कॉलेजों में मिल सकती है, उसका एक बड़ा उदाहरण सबके सामने आने वाला है। मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में कई राज्यों में मध्य प्रदेश को जोड़कर देखें तो कॉलेजों के उस प्रकार के ढांचे नहीं हैं। तकनीकी शिक्षा में तो ऐसी नौबत है कि आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस थोक में बंद हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि आज के वक्त में उच्च शिक्षा किन पैमानों पर ज्यादा उपयोगी है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बेसिकली बहुत सारे विषय उसमें सम्मिलित किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में जितनी भी नीतियाँ आई है, 47-48 में राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी, वो बहुत बेस्ट सिफारिश थी, बहुत अच्छी, लेकिन उस समय की सरकारों ने उनका क्रियान्वयन नहीं किया। उसके बाद भी कुछ प्रयास हुए। 86 में एक फिर शिक्षा नीति आई, लेकिन 86 की शिक्षा नीति ने
भारत की आत्मा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया। और इसलिए 2020 की जो शिक्षा नीति है, जिसको देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में कहा है, ये 2047 का भारत कैसा बनेगा उसका एक प्रकार का रोड मैप होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम दुनिया के साथ बराबरी से खड़े हो जाएं, ऐसा स्टेप बाय स्टेप उसकी प्लानिंग हुई है। और वो केवल सरकार की नीति नहीं है, ये इस देश के जनमानस ने, देश के शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने और सामाजिक संगठनों ने, विद्यार्थियों ने मिलकर के जो 2 करोड़ से अधिक सुझाव दिए थे, उसके आधार पर पूरी शिक्षा नीति बनी है। इसलिए बहुत इसका व्यापक असर होगा। और जो अभी तक विशेष करके सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालयों के प्रति जो उपेक्षा का भाव होता था, वो हम समाप्त करने जा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सारे देश को अवसर दिया है। लेकिन जिन राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का पहले निर्णय किया, निश्चित रूप से उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा और वहाँ का एकेडमिक माहौल बहुत अच्छा बने। मंत्री जी, नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है। अब स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक इस भारतीय ज्ञान परंपरा को पहुंचाने के लिए क्या कार्य योजना है, क्या रोड मैप है? देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी केवल हमारे देश के जो धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, केवल उस ज्ञान को ही लोग मानते हैं। लेकिन शायद ये बात अधूरी है। भारतीय ज्ञान परंपरा मैथमेटिक्स में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। और जब हम ईसा के पहले के भारत को जब देखते हैं तो आज कई साक्ष्य मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। इसका मतलब भारत के लोग ईसा के पहले भी समृद्ध शिक्षा के हकदार थे। हमारे यहाँ भारत विश्वगुरु कहलाता था, तो वैसे ही अशिक्षित लोगों का देश कहने से सब जानते हैं कि अशिक्षित लोगों का देश कभी विश्वगुरु नहीं रहा होगा। इसलिए जो लोगों ने गलत ढंग से, गलत तथ्यों के आधार पर अभी तक बताया जाता रहा है, वो ठीक नहीं था। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा, जो ज्ञान भारत की परंपरा में विद्यमान है या लोगों ने कभी न कभी उन पर रिसर्च किया, काम किया है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा होगा, जिसमें हमारे देश के, जिनको हम धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, उनमें भी कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। उन पर भी काम हो करके उस जानकारी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, ताकि देश के विद्यार्थियों को अनुभव हो सके कि भारत में हमारे पूर्वज अशिक्षित नहीं थे, हमारे पास हमारे देश का भी अपना ज्ञान था। इसलिए हर क्षेत्र के ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं और गर्व करने लायक ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। उन सबको एक निश्चित पद्धति से, क्योंकि जब शिक्षा नीति बनती है तो उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के आधार पर लोग शिक्षाविद उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब उसमें सम्मिलित होगा, वो दिखेगा। जिसका उदाहरण है आयुर्वेद। आयुर्वेद भारत के ज्ञान का और स्वास्थ्य चिकित्सा का एक बहुत ही बड़ी मिसाल है हमारे सामने। और इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि आज ब्रिटेन ने करीब करीब 10,000 वैकेंसी निकाली है आयुर्वेद के चिकित्सकों और टीचर्स की। लेकिन फिर एक बुनियादी सवाल बन पड़ता है कि ऐसे में तो दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को मौके ज़्यादा मिलेंगे, या मध्य प्रदेश या उत्तर भारत के राज्यों में ये गुंजाइश कितनी दिखती है आपको? देखिए, आयुर्वेद ये भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। दुनिया में सबसे पुरानी पैथी यदि कोई मानी जाती है तो ये भारत के दर्शन के आधार पर जो हमारे पूर्वजों ने रिसर्च करके स्थापित की जनमानस में, वही ये पैथी है। दुर्भाग्य से बीच के कालखंडों में हमने अपने पर गर्व करना बंद कर दिया। हम सब लोगों ने विदेशी 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 सब अच्छा होगा, विदेशी नाम होगा तो अच्छा होगा, विदेशी पैथी इलाज की होगी तो अच्छी होगी। इसलिए भारत के पास जो परंपरागत रूप से इतना बड़े स्थान से लेके छोटे गांव तक एक स्ट्रक्चर था, आधार था, उस सबको हमने अपनाया नहीं और उसके कारण से उपेक्षा हुई है आयुर्वेद की। लेकिन फिर से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार आयुर्वेद पर फोकस करने जा रहे हैं और विशेष करके कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद में बहुत बड़ी प्रगति का टारगेट देश ने हमने तय किया है। तो मध्य प्रदेश में भी हमने अभी 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्थापित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों तक हम
स्वास्थ्य सेवाएं आयुर्वेद के माध्यम से दे सकें। और इसलिए हम आयुर्वेद चिकित्सकों की भी भर्ती कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्राध्यापकों को भी लगातार भर्ती कर रहे हैं, और तेज गति के साथ में एक मिशन मोड पर हम आयुर्वेद में काम करते जा रहे हैं। मंत्री जी, आपने एक नया नवाचार किया है जिसकी चर्चा आम से लेकर खास लोगों के बीच में हो रही है। आप ही के आदेश के मुताबिक आप ही के घर में दोपहर के वक्त 1 घंटे के लिए बिजली काट दी जाती है। इसके पीछे क्या संदेश है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप क्या मैसेज आम जनता को देना चाहते हैं? नहीं, ये कोई आदेश नहीं है, ये तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। प्रकृति पर कोई खतरा है, मैसेज है, तो उसको हम अपने यहाँ से शुरुआत करके दूसरे लोग उससे कोई प्रेरणा ले सकते हैं क्या, उसके लिए हमने अपने घर से शुरुआत की है। भोपाल में भी हम 1 घंटा 1.5 से 2.5 तक हमारी लाइट बंद रहती है, गर्मी हो कभी भी हो। गाँव सुजालपुर में भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी 1 घंटा बंद रहती है, और सुजालपुर के मेरे कार्यालय में भी बंद रहती है। ये दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये अपन कर सकते हैं प्रकृति के लिए, तो करके दिखाने का एक मैंने छोटा सा प्रयोग किया है। ये बहुत छोटी चीज़ है। शुजालपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी के रूप में उसे बताया जाता है शुजालपुर। आलू प्याज, आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए कि जब उत्पादकता बहुत ज़्यादा है तो उन प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ में वैल्यू एडिशन के साथ में छोटे व्यवसाय हो, रोजगार हो और शुजालपुर के लोगों को फायदा हो, इसके लिए कोई प्लान आप सोच रहे हैं? देखिए, शुजालपुर वैसे तो तहसील स्थान है, लेकिन पहले से ही शुजालपुर उस ज़िले का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और जो हमारी गल्ला मंडी है वो प्रसिद्ध गल्ला मंडी रही है। वहाँ किसानों को तोल और मोल दोनों में न्याय मिलता है, इसलिए वहाँ का आलू प्याज तो बाद में आया है, लेकिन वहाँ चना जो है, हमारा चने की मंडी बहुत अच्छी है। प्रदेश के कई ज़िलों से वहाँ किसान अपना चना लेकर आते हैं बेचने के लिए, और व्यापारी भी देश भर से वहाँ आते हैं चने का व्यवसाय करने के लिए। इसलिए वो मंडी बहुत अच्छी मंडी है। और अभी बाद में हमने उसमें प्याज और आलू की भी मंडी शुरू की है, वो भी बहुत बड़ी भीड़ वहाँ रहती है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको फूड प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोजेक्ट चलना चाहिए उस पर कुछ काम चल रहा है। आने वाले समय में शुजालपुर में प्याज को लेकर बड़ा सेंटर बनने वाला है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार फैसले भी ले रहे हैं, एक नज़ीर भी पेश कर रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं। अब जो मेरा अगला सवाल है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि आपके कई बयान चर्चाओं में रहते हैं, खासकर इतिहास को लेकर या भूगोल को लेकर। क्या जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो कंफ्यूज भी हो सकती है, वो सोच में पड़ सकती है कि जो पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा था क्या वो गलत है, हम जो पढ़ रहे हैं कितना सही है? क्या बदलाव हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आज़ादी के पहले तक जिन लोगों ने हमारे इतिहास को गलत ढंग से और हमें हीन भावना आ जाए इस उद्देश्य से किया, योजनाबद्ध तरीके से किया था, षड्यंत्र प्रयोग किया था। भारत का जो शिक्षा का व्यवस्था थी वो समाज आधारित, अंग्रेजों ने उसको एक साथ बंद करके, क्योंकि वो हमारी ताकत थी और समाज के द्वारा संचालित होती थी, और उसी के आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था। और हमारे पास सर्वश्रेष्ठ दुनिया के संस्थान होते थे शिक्षा के। कभी हम कहें कि भाई जब आचार्य चाणक्य के समय, तो आज से 3000 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय जो लगभग 1200 साल तक अपनी छाप दुनिया में छोड़ता रहा, उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय, वो फिर 1200 साल तक जिसका वो चला। दुर्भाग्य से हमारे इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज के हाथ में था, और विदेशी आक्रमणों के कारण से जिन्होंने इलाज करने पर भी नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाने का काम किया था, विक्रमशिला को आग लगाने का काम किया था, और हमारे ज्ञान को जलाने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने उसको और व्यापक रूप से, जो यहाँ की ताकत थी, उसको समाप्त करते हुए, हमारे पास 7 लाख गुरुकुल थे जब अंग्रेजों ने सर्वे किया, तब 1835 के पहले उनको एक साथ बंद किया गया। और मैं तो सबसे पूछता हूँ कि इस देश में यदि 300 साल पहले जिस देश के पास 7 लाख गुरुकुल हो, स्कूल और कॉलेज हो, उस देश की संतति निरक्षर नहीं हो सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार
भारत के पुरुष वर्ग की जो साक्षरता दर थी, महिला साक्षरता कम थी, लेकिन पुरुष साक्षरता थी उनके ही सर्वे, उनके ही अध्ययन के अनुसार। डॉक्टर धनपाल ने जब उनके इंग्लैंड की लाइब्रेरी से सारा रिकॉर्ड निकाला और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उल्लेख किया है, उसमें अलग अलग राज्यों में कहीं 80%, कहीं 85%, कोई 88%, कोई 90, 92% अलग अलग क्षेत्र में यदि साक्षरता दर थी तो भारत के संतानवाद में निरक्षर नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। और इतिहास भी ये सब बातें कहता है। इसलिए जिस इतिहास के बारे में गलत तथ्य पढ़ाने का काम भी किया तो इसलिए किया कि अंग्रेजों को लगता था कि स्थायी रूप से राज्य करना तो भारत के इस तंत्र को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के जो लोगों में स्वाभिमान की भाव है, स्वत्व का जो भाव, उसको समाप्त कैसे करें, इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में, अब तो कोर्ट के कारण से वो बंद कर दिया गया, एक रामायण आज करके किताब पढ़ाई जा रही थी। उस किताब में जो उल्लेख थे, मैं भारत के चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, चाहे अशिक्षित व्यक्ति हो, चाहे सनातनी हो, चाहे दूसरे लोग हो, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि रावण का वध राम ने किया था। उस लेखक महोदय ने लिखा कि रावण का वध राम ने नहीं, लक्ष्मण ने किया था। मेरे साथ से हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं मानता, दुनिया के लोग भी नहीं मानते। दुनिया में भारत की संस्कृति में बहुत सारे तथ्य मिल रहे हैं कि भारत का हमने ज्ञान के आधार पर दुनिया को दिल जीतने का काम किया था, इसलिए कोई नहीं मानेगा। और भी आपत्तिजनक बातें उस सिलेबस में जोड़ दी गई थी। अब जिन लोगों ने, इतिहास के लिखने वाले लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर ये सब पढ़ाने की कोशिश की, बहुत आपत्तिजनक, जो उस शब्द का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, घोर आपत्तिजनक है। यदि ऐसी भाषा किसी दूसरे देश की सभ्यता के बारे में लिख देते तो शायद वो देश में तलवारें चलती, हिंसा होती। भारत के लोगों ने उसका प्रतिकार नहीं, एक मिनट, प्रतिकार नहीं किया। भारत के लोगों ने तो, हमने कोर्ट के माध्यम से उसको सिलेबस से बाहर करने की कोशिश की। ऐसे हर जगह पर एक विदेशी लुटेरा, कोई यूनान से आया लूटने, गरीब भारत था तो वो क्यों आया यहाँ से, सिकंदर, और उसको महान लिखने की कोशिश की, विश्व विजेता लिखने की कोशिश की। वो भारत में जीता नहीं है, वो हार कर भगा है, पराजित हुआ है। भारत के लिए वो विश्व विजेता नहीं हो सकता है, भारत के लिए वो महान नहीं हो सकता है, वो एक लुटेरा हो सकता है। लुटेरा इतिहासकारों को लिखना चाहिए था। इसी प्रकार से जो जिन परंपरा ने, जिन सभ्यता ने हमारे देश पर, यानी मुगलों ने हमला किया, उन मुगलों में से लोगों को महान लिख कर कहा गया, लेकिन इस धरती के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई महान लिख कर। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, हालांकि आपने एक उदाहरण दिया कि रावण का वध किसने किया, ये गलत तथ्य की तरीके से लिखा गया, लेकिन हमारे देश की ऐसी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा है कि आज भी सदियों से रावण का वध राम करते हैं और दशहरा मनाया जाता है। एक जुड़ा हुआ इससे सवाल मेरा ये है कि भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, इसका एक अलग नजरिया है आपका सोचने का। तो क्या आपको लगता है कि भारत और बाकी दुनिया का इतिहास गलत लिखा गया है? देखिए, मैंने जब ये बोला था, मैं आज भी उस पर अडिग हूँ। मैंने संदर्भ इसमें बोला था कि भारत में किसी देश की खोज के बारे में क्यों पढ़ना। भारत के लोगों को भारत के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए था, और यदि बताना था उस देश के बारे में तो भारत के लोग 8वीं शताब्दी में वहाँ पर व्यापार करने गए थे, और 8वीं शताब्दी में 788 में वहाँ के सैन डिएगो करके एक स्थान है, वहाँ का संग्रहालय है, वहाँ के बेरीफेल करके अध्यक्ष थे। 1984 में भारत के महान पुरातत्वविद हरिभाऊ वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की, वो गए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि भाई वहाँ भारत के एक महानाविक वसुलुन नाम के, वो गए और उन्होंने वहाँ मंदिरों के निर्माण की। उसकी शिला पट्टिकाएं वहाँ के संग्रहालय में रखी हुई, वहाँ के बेरीफेल नाम के जो वहाँ के अध्यक्ष थे संग्रहालय के, उन्होंने उसका उल्लेख किया, उसका वाकणकर जी ने उल्लेख किया था। मेरा ये कहना है कि कोलंबस के बारे में विशेष करके बातचीत होती है। कोलंबस अमेरिका में 1492 में आए, और भारत के पूर्वज 8वीं शताब्दी में आए। जाते थे, व्यापार करने थे, हमारे व्यापारिक और आध्यात्मिक संबंध थे। इसलिए भारत के लोगों को तो कम से कम हमारे विश्व में संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, सांस्कृतिक संबंध थे, आध्यात्मिक संबंध थे। भारत के विद्यार्थियों को तो सही पढ़ाना। एक और विदेशी के बारे में पढ़ाया जाए कि उसने भारत के समुद्र मार्ग की खोज की। कुछ लेखकों ने ये लिख दिया कि उसने भारत की खोज की। अरे कोई व्यक्ति, मान लो मैंने बॉम्बे नहीं देखा हो और मैं कभी पहली बार जाऊँ तो मैं कहूँगा मैं बॉम्बे होकर आया हूँ। वो
मेरे यहाँ के लोगों को बताऊंगा, बॉम्बे के लोगों को बताऊंगा कि मैंने बॉम्बे की खोज की है, मुंबई की खोज की है, ये कैसे सत्य होगा? उस देश के वो बता सकता था कि मैं भारत होकर आया हूँ। भारत के लोग तो जिस स्थान से वो प्रवेश किया भारत में, दक्षिण अफ्रीका के जंजीबार करके बंदरगाह में, वहाँ भारत के व्यापारी मौजूद थे और उससे बड़े जहाज हमारे देश के व्यापारियों के पास जहाज थे। अब इस बात को हम ये कहेंगे कि भाई समुद्री मार्ग उसने देखा, ये हम झूठे तथ्य मानते हैं। भारत के लोग विश्व में व्यापार करने जाते थे, 8वीं शताब्दी से जाते थे, और यदि कोई कहेगा कि हम 15वीं शताब्दी में भारत की हमने खोज कर ली, ये भारत के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यही हमारी जिन वामपंथी इतिहासकारों ने जो देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा है, इसी पर आपत्ति है और देश की जनता ये आज समझ चुकी है। और इसलिए देश के शिक्षाविद और सब लोग मिलकर के सही इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं किया। जो घटना हुई घटना लिखनी पड़ेगी, जो हमलावर लिखना पड़ेगा, जो धरती के लिए लड़ा उसको देशभक्त बोलना ही पड़ेगा। आज भारत की सेना कोई पराक्रम करती है तो उसको पराक्रम लिखना पड़ेगा, और किसी देश ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसको हमलावर बोलना ही पड़ेगा। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, इतिहास जो होता है वही होता है, और वो इस देश की जनता कर रही है। मंत्री जी, हमने काफी देर इतिहास की बात की, मैं चाहूंगा कि थोड़ी हम वर्तमान और भविष्य की बात करें। भारतीय भाषा दिवस मनाने की बात आपने कुछ दिन पहले कही थी, इसको लेकर आगे क्या कार्य योजना है? और मैं चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव पर भी आपने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर क्या फैसला लिया गया है? देखिए, हमारे देश की मान्यता में, परंपरा में अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी मातृभाषाएं प्रचलन में रही। हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी मातृभाषा में अध्ययन करे और वो समृद्ध मातृभाषाएं रही है, भाषाएं समृद्ध रही है। और इसलिए हम किसी एक भाषा के उसमें नहीं, लेकिन जो भारतीय भाषा हैं उन सब भाषाओं का एक स्मरण हो लोगों को, और ये ध्यान में आए कि हम समृद्ध थे भाषा के क्षेत्र में। इसलिए 11 दिसंबर को देश ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का और एक बड़ा काम प्रारंभ किया है। दक्षिण भारतीय सुब्रमण्य स्वामी एक कवि हुए, उनकी जयंती को हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में इसी वर्ष हमने इंदौर से उसकी शुरुआत की है। आने वाले समय में वो नीचे तक, बच्चों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और सब भाषाओं का हम एक दूसरे का सम्मान करना जाने। और एक प्रकार से इसका मूल भाव तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि हम को हिंदी भाषी राज्य के लोग हिंदी कोशिश करेंगे, लेकिन यदि किसी ने कह दिया कि भाई तमिल सीखना है, यदि किसी ने कह दिया कि कन्नड़ सीखना है, यदि किसी ने कह दिया कि तेलुगु सीखना है, किसी ने कह दिया मलयालम सीखना है, मराठी और गुजराती तो पड़ोसी राज्य है, थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। बाकी जो दक्षिण भारत के जो बाकी राज्य है और वहाँ की भाषा की जब बात आती है तो हम कोई सीखना नहीं चाहते। हमारे देश के लोग विदेशी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं के जो सम्मान वो करना चाहिए, मैं समझता हूँ उसमें हम पीछे हैं। और इसीलिए कई बार देश में हिंदी को लेकर भी जो विरोध खड़ा होता है, मुझे लगता है कि उसके लिए मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य को प्रयास प्रारंभ करना पड़ेंगे कि हम दूसरे राज्यों की भाषाओं को सम्मान के साथ हमारे सिलेबस में भी जोड़ें और उनके सम्मान का गुणगान भी करें, क्योंकि भाषा जोड़ने का काम करेगी, तोड़ने का काम नहीं करेगी। ये संदेश मध्य प्रदेश की धरती से जाना चाहिए, इसलिए मैंने वो सब बातें बोली थी। धर्म को लेकर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि इस वक्त एक चर्चा बड़ी छिड़ जाती है अलग अलग वर्गों में कि धर्म पे ज्यादा जोर देना, या आज के आधुनिक और प्रतियोगी युग में जब नौजवान हो, महिला हो, अलग अलग वर्ग हो, जो अलग अलग तरीके के कंपटीशन, रोजगार, व्यवसाय, इन सब के बीच में जब धर्म की बात होती है तो वो कहाँ तक रहनी चाहिए? देखिए, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म एक दर्शन है, धर्म एक जीवन पद्धति है। और जो लोग रिलीजन करके बोलते हैं वो भी आपत्तिजनक है। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता है, धर्म तो ये जीवन पद्धति है। और भारत के लोग एक हजारों नहीं लाखों वर्ष से इस मिट्टी के साथ जो व्यवहार करते हुए जो जीवन यापन करते हैं, एक श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण किया है। वो एक प्रकार का व्यवहार है। पिता के साथ पुत्र का कैसा होगा, पिता का माँ के साथ कैसा होगा, समाज में कैसा होगा। एक व्यक्ति ने जब हम बचपन में होते हैं तो उंगली पकड़ के हमको बाहर घर से निकाला है, तो वो भी एक धर्म के आधार पर व्यवस्था की गई है। ये एक जीवन पद्धति जो है, ये वास्तव में हमारी जिसको आधार दिया गया है वो धर्म है। केवल पूजा पद्धति तक सीमित धर्म को करना ठीक नहीं होगा। और इसलिए भारत को, यदि बहुत सारे लोग ये कहते हैं
कि भारत धर्मनिरपेक्ष, भारत कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष होगा। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, कोई अपना अपना पंथ माने, स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कोई कहते कि धर्म अफीम की गोली के समान है, तो मैं समझता हूं कि भारत के दर्शन को, भारत की सभ्यता के साथ वो मजाक उड़ाने का काम करते। इस देश को आस्था के आधार पर संचालित होता है देश। आज देखिए कुंभ में कितना बड़ी संख्या में सैलाब आ रहा है। क्या सरकार इतनी व्यवस्था कर सकती है? ऑटोमेटिक लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एक लगता है कि दुनिया के लोग आ रहे हैं, दुनिया के लोगों को लगने लगा कि इतनी बड़ी ताकत भारत की है, तो ये कुंभ से दिख रही है। और इस समरसता का मंत्र जो इधर जातियों में समाज को बांट रहे हैं, जगह जगह जाकर भाषण दे रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहब डुबकी लगाने से कोई रोजगार मिलेगा क्या? लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे क्या उन्होंने अभी तक रोजगार दिया? क्या रोजगार का विषय सब दूर नहीं होता है। इस देश में श्रेष्ठ पद्धति के आधार पर, सद्भावना के आधार पर, समरसता के आधार पर ऊंच नीच का भाव समाप्त करने का संदेश हमारा महाकुंभ दे रहा है, प्रयाग का महाकुंभ दे रहा है। आप कोई पूछ नहीं रहा है कि आपके पड़ोस में कौन स्नान कर रहा है, आप पूछ नहीं रहा है कि आपको पड़ोस में कौन भोजन कर रहा है। लेकिन लोगों ने जिस भारत को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की है, उन लोगों के लिए महाकुंभ जबरदस्त जवाब के रूप में देखना चाहिए। और ऐसे लोग जो ऐसी आस्था पर और ऐसे इस देश की सभ्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं, वो जरा जाकर एक बार जाए, उस गंगा में स्नान करे। और गंगा में स्नान के दो भाव है। एक भाव मतलब सब नदियों के प्रति वो भाव है, माँ के भाव है, क्योंकि इस देश के लोग जन्म देने वाली माँ जो दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है, उसको माँ कहते हैं। दूसरा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो धरती पर आता है, इसलिए धरती को माँ कहकर कहते हैं। और तीसरा कहते हैं गंगा को माँ कहकर कहते हैं, क्योंकि गंगा के रूप में सारा जो जल का उपयोग करते हैं वो गंगा के जल के समान मानकर करते हैं। इसलिए हमारे नदियों को भी माँ कहा है, गंगा को भी माँ कहा है। और एक यात्री जब वहाँ जाता है, श्रद्धालु जाता है, विवेकानंद जी जब विदेश से लौटे थे तो धरती माता की गोद में मिट्टी में लौटे थे और कह रहे थे कि माँ मैं बहुत समय से तेरे से दूर हूँ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है, ऐसे विवेकानंद जी अपनी मिट्टी से, अपनी माँ से लिपटे थे, भारत माता से लिपटे थे। और ये जो करोड़ों लोग आज देश और दुनिया के आते हैं, वो भी गंगा के ताकि गोद में जाकर उसका आनंद ले रहे हैं और माँ से कह रहे हैं माँ तेरा आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही भारत का सारी व्यवस्थाएं हैं और इसके आधार पर ही हम दुनिया में, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत नहीं चलता है। आज दुनिया के लोग ये मान रहे हैं। जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े रिसर्च किए, शोध किए, सब कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हमने ऋग्वेद से उठाया है, कोई कह रहा है हमने अगस्त संहिता से उठाया है। ये सारे प्रमाण आज मिल रहे हैं। इसलिए भारत का दर्शन जो रहा है वो वैज्ञानिक है, उस पर फिर से काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आज देश उसमें तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, आपने धर्म की बात की, धर्म की व्याख्या की, धर्म नगरी की बात की। आपके मन में क्या ख्वाहिश है बतौर मंत्री, बतौर मध्य प्रदेश के एक नागरिक के तौर पर, आप युवाओं को, विद्यार्थियों को क्या पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनका जीवन बदल सके, जीवन सफल हो सके? मैं तो मध्य प्रदेश के सभी युवा साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अपने लिए जो विचार करते हैं उससे आगे बढ़ें, समाज और राष्ट्र के लिए विचार करें। एक समय हमारे कॉलेज कैंपसों में जिस प्रकार से वातावरण होता था, लोग ये कहते थे कि ये शिक्षित बेरोजगारी की फौज खड़ी करने का काम होता है, और उसी में से तरह तरह प्रकार के लोग कॉलेज कैंपस से बन जाते थे। कई घटना ऐसी होती थी जो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब चीज़ों का ठीक से आकलन किया और एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का उपक्रम हमारे शिक्षा के मंदिर बने हैं, चाहे स्कूल शिक्षा होगी, चाहे हायर एजुकेशन होगी या बाकी संस्थान हो गए। एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना जो ईमानदार हो, चरित्रवान हो, देशभक्त हो, और हर समय जैसा एक सेना में एक व्यक्ति जाता है, सैनिक बनता है, उसको रोटी मिली या नहीं मिली, लेकिन यदि दुश्मन ने हमला कर दिया तो देश के लिए बलिदान देता है। इस प्रकार से हर नागरिक अपने देश और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में सतर्क रहे और देश के लिए कुछ हम देना सीखें। देश के लिए भी हम देना सीखें। देश, हम सब कुछ प्रकृति से लेते हैं, सब कुछ देश से लेते हैं, लेकिन देश के लिए भी कुछ देना सीखें। ऐसा यदि समाज इस देश का बनेगा तो अब आगे आने वाले समय में जब 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब का भारत विश्वगुरु भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा। और हम कटोरा लेकर दुनिया के सामने ना तो अनाज लेकर जाने वाले हैं, ना ऊर्जा को लेकर जाने वाले हैं। हमको भारत के लोग अपनी ताकत के बल पर
अपनी क्षमताओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और केवल अपनी पूर्ति नहीं करेंगे, हम दुनिया के भी कई देशों को हम अन्न का भी देने का काम करेंगे जी। और ऊर्जा भी देने का एक आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अभी महू में ही एक बड़ी कांग्रेस की सभा हुई तो वहां उन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ता जा जाके जातियों की गिनती करेंगे। मैं इस पर बोल चुका हूं। लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जिस काम को इस देश में जाति के आधार पर विभाजन करने की कोशिश की थी, उन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन ही कर दिया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में वही अंग्रेजों के डीएनए शायद आ गए हैं क्या, जो आज वो लगातार जाति के आधार पर देश का विभाजन करने के षड्यंत्र में शरीक हो गए हैं। विदेशी षड्यंत्र के साथ करने वालों के साथ मिलकर के कांग्रेस वही खेल खेल रही है जो अंग्रेजों ने भारत में खेला था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि देश की जनता कांग्रेस के इस व्यवहार के लिए सबक सिखाती रही है, आगे भी सबक सिखाएगी। और देश की सभ्यता और विरासत को समझने की कोशिश कांग्रेस के बड़े नेताओं को और विशेष करके राहुल गांधी को भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने की जरूरत है। भारत जैसा उन्होंने देखा है ऐसा भारत नहीं है। शायद जिस प्रकार विदेशी इतिहासकारों ने भारत को जिस दृष्टि से देखा था उस दृष्टि से भारत देखना उचित नहीं होगा। भारत को भारत की दृष्टि से देखने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भी भला होगा और इस देश का भी भला होगा। मंत्री जी, भविष्य के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओवर टू यू।